So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads and today we are going to be doing the chapter ecology. So ecology एक चैप्टर नहीं है बेसिकली, इकोलॉजी एक पूरा सेक्टर है बायो का एक बहुत बड़ा सेक्टर है इकोलॉजी। और ये इस इकोलॉजी में हम लोग को वेटेज इसका आप देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इकोलॉजी, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर बहुत इजी है, मतलब हमें कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है। तो यार एनसीईआरटी में इकोलॉजी को हम लोग एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम करके दिया हुआ है। हाँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पर 90% कंटेंट कैम्बल का रखने वाला हूँ। आज 90% कंटेंट कैम्बल का रखेंगे और जो बच रहा हमारा 10-20%, 80% कैम्बल रहेगा एंड 20% हमारा एनसीईआरटी रहेगा। सो मैं बेसिकली सबसे पहले कैम्बल से ही आपको पढ़ाऊंगा चीज़ों को, और जो छूट जाएगा, जो थोड़ी मोड़ी बातें, वो एनसीईआरटी से करेंगे एंड देन हम लोग उसके पीवाईक्यूज करके मजे करेंगे। तो आई होप दैट इकोलॉजी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो ये पहला लेक्चर है, लेट्स स्टार्ट। सो इकोलॉजी, so the term ecology is coined by Ernest Haeckel. Okay, so term ecology कौन बताया हमें? Ernest Haeckel. इकोलॉजी होता क्या है बेसिकली? सो इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एंड द बायोटिक इंटरैक्शन। मतलब इकोलॉजी होता क्या है? द बायोटिक द बायोटिक एंड द अबायोटिक इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ओके, अबायोटिक इंटरैक्शन, यहाँ पर बायोटिक एंड अबायोटिक तो होता ही है, साथ साथ बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, सो अभी जो नोट्स में लिखा हुआ है वैसे करके समझते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इकोलॉजी को हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें बहुत लेवल्स होता है, लेवल्स। एक सबसे पहले हम लोग पढ़ सकते हैं एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक ऑर्गेनिज्म, डन। एक फ्लैमिंगो, एक फ्लैमिंगो को पढ़ सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को और अपनी स्टडी को ब्रॉड करना है तो हम लोग पढ़ सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्लैमिंगोस। ठीक है, या हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि वो पॉपुलेशन का रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, वो पॉपुलेशन किस फैक्टर्स, उसका कौन सा इन्वायरमेंट फैक्टर में सर्वाइव करता है। तो मतलब हम लोग स्टडी कर सकते हैं पूरे एक पॉपुलेशन को, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। नेक्स्ट आता हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, ये एरिया में ए एनिमल है, बी एनिमल है, कुछ अबायोटिक थिंग सी है। ये सारे चीजों को एक साथ पढ़ना, ये सारे चीजों का एक साथ स्टडी करना इज ओनली द कम्युनिटी इकोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में एक नदी बह रहा है, ये नदी बह रहा है, तो इस नदी से ये एरिया के एनिमल्स को कैसी तरह से इफेक्ट होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी में। देन हमारा आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। उस एरिया के, अगर हम लोग उस एरिया में जो साइकिल चल रहा है, यानी वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वो सबको इंक्लूड कर ले, उस एरिया के माउंटेन्स, एरिया के बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सबको इंक्लूड कर ले, तो वो हो गया हमारा एक इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब लैंडस्केप इकोलॉजी क्या होता है? लैंडस्केप क्या होता है? हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं लैंडस्केप में। ठीक है, सो उस एरिया का हमारा न्यूट्रिएंट्स, जितना जमीन से क्या न्यूट्रिएंट निकल रहा है, मतलब बेसिकली सब चीज को ले लो तो लैंडस्केप इकोलॉजी। और ग्लोबल इकोलॉजी क्या हुआ? हमारा पूरे अर्थ के बायोस्फीयर को ले लो, देन इट इज ग्लोबल इकोलॉजी। तो हम लोग इकोलॉजी को देखिए, कैम्बल में ऐसे मेंशन किया हुआ है, मैं सब कैम्बल के स्क्रीनशॉट्स है, कि एक ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी हुआ, एक पॉपुलेशन इकोलॉजी हुआ, एक कम्युनिटी इकोलॉजी हुआ, एक इकोसिस्टम इकोलॉजी हुआ, एक लैंडस्केप इकोलॉजी हुआ, और हमारा एक ग्लोबल इकोलॉजी हुआ। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट एंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स। सो एक हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, दैट इज क्लीमोग्राफ। क्लीमोग्राफ क्या होता है? क्लीमोग्राफ होता है क्लाइमेट 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 और बायोमास। ओके, सो क्लीमोग्राफ इज द जिसमें वाई एक्सिस होता है क्लाइमेट और एक्स एक्सिस होता है बायोमास। वो लोग दोनों के बीच का ग्राफ है क्लीमोग्राफ, क्लाइमेट और बायोमास के बीच का ग्राफ है, जो कि हम लोग को बताता है ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्वेश्चंस आया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है एनईसीबी में। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, अभी क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, वो चैप्टर टॉपिक के बीच में जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वहीं पर बगल में एनईसीबी का क्वेश्चन लिख दूंगा, उस चीज को पढ़ा के, जैसे भी पढ़ाऊंगा क्वेश्चन करवाऊंगा उससे।
द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोमास इज नोन एज क्लीमोग्राफ। क्लीमोग्राफ का मतलब समझ आ गया, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नियर इक्वेटेरियल एंड हैव वेट कंडीशन। हम लोग को दो तीन बात याद रखना है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वेट कंडीशन है और वो इक्वेटर तरफ है। देखो ये हुआ इक्वेटर। सो यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और यहाँ पर बहुत वेट कंडीशन रहता है। ये हुआ हम लोगों का सब इक्वेटेरियल रीजन। एंड यहाँ पर हमारा होता है सवाना। क्या है? सवाना। सवाना। ठीक है, ओके। अब नॉर्दर्न कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लीमोग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आया है। क्लीमोग्राफ। सो हम लोग को समझना है, यहाँ पर समझना हम लोग को एनुअल मीन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर दिया हुआ, ये प्रेसिपिटेशन दिया हुआ, मतलब टेम्परेचर वर्सेस एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन का ग्राफ है। तो आपको सबसे पहले ना सबका मिनिमम और मैक्सिमम करके इसको समझना, मिनिमम और मैक्सिमम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। आपको पता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? टेम्परेट ग्लासलैंड में। अब मैं बताऊंगा डेजर्ट में क्यों नहीं होता है। कुछ डेजर्ट हॉट डेजर्ट भी हो जाता है और कुछ डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट भी होता है। इसीलिए हम लोग अगर उसका एवरेज करें तो उतना हाई नहीं जाएगा जितना एक टेम्परेट ग्लासलैंड जाता है। तो हम लोग को मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है? टेम्परेट ग्लासलैंड में। टेम्परेट ग्रासलैंड में मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है देखने को। और मिनिमम टेम्परेचर देखने को कहाँ मिलेगा? आप ही बताओ। टुंड्रा में मिनिमम टेम्परेचर। तो हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर लिख लिए, इसको ऐसे ही पढ़ना है। अब देखो पानी की बात करते हैं। सबसे कम पानी कहाँ होगा? सबसे कम पानी हो या डेजर्ट में खाली बालू भी हो, दोनों में एक बात तो कॉमन है डेजर्ट के, कि वहां पर पानी सबसे कम होता है, कि वहां पर पानी सबसे कम होता है। सो यही बात हम लोग को समझना था। ठीक है, सबसे कम पानी कहाँ हुआ? हमारा डेजर्ट में। अब सबसे ज्यादा पानी कहाँ होगा? मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ पर डेजर्ट में, टुंड्रा। देख, सबसे कम पानी यहाँ पर क्या हुआ? डेजर्ट में सबसे कम पानी, मिन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? आपको मैंने अभी बता दिया था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो ये हो गया मैक्सिमम। तो आप ऐसे करके आप बना सकते हो। और बीच में हमारा आता है टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है एनएसईबी में। ओके, सो आई एम सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन। या सो अब एनएसईबी का क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस, इसके बेस एनएसईबी 2। चलो, सो यार ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये ग्राफ दिया हुआ है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का। देख लेना ग्राफ का एंगल, ये चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन में। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है जिसके सामने लिखा गया है 10 डिग्री और जिसके नीचे लिखा गया है 100। और यहाँ पर वो बोल रहा है ये ए है, और बताओ ये क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, टुंड्रा, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो आई एम गिविंग यू द टाइम टू सॉल्व इट। ओके, वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर बता देना। चलो, सो आप देख सकते हो बीच में आ रहा है। ये क्या आ रहा है? बीच में। ये देखो, 0, 10, 15। आप देख सकते हो 10 यहां पर आता है कुछ और 100 यहां पर आता है, दैट इज नॉर्थ कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। इसका आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये है एनएससीबी का क्वेश्चन, सेकंड एनएससीबी मतलब 2015 का क्वेश्चन होगा। ओके, तो आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आया। देख लिया आपने, समझ लिया, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको बेसिकली देखना है कि सब जगह कितना पानी हो रहा है। मैं देखो अब क्वेश्चन के बेसिस में उसको एनालाइज करके आपको समझा दूंगा पढ़ना कैसे है। तो क्वेश्चन कैसे आया? यहाँ पर आपको बेसिकली दो चीज दिया गया, टेम्परेचर और प्रेशर नहीं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो आप लोग को दोनों का मीन मीन याद रखना है। मतलब ये -15 से लेकर 30 का ग्राफ दिया हुआ है, -0 से लेकर 400 तक। तो आप देख सकते हो कि लगभग इसका मीन कितना जा रहा है। देखो सबका मैं मीन लिखूंगा, अब सबका मीन याद भी रखना है आपको। इसका मीन जा रहा है 300, मतलब यहाँ पर 300 सेंटीमीटर पानी होता है।
300 सेंटीमीटर पानी होता है, टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20। और ये देखो यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, ये बीच में दिया हुआ है आपको 0 के बाद 15 डिग्री। 15 डिग्री में आपका क्या आ गया? नॉर्थ कॉर्निफेरस आ गया। 10 डिग्री में नॉर्थ कॉर्निफेरस आ गया, नॉर्थ कॉर्निफेरस 10 डिग्री में। एंड जस्ट हमारा 15 डिग्री, 5 डिग्री ऊपर आता है हमारा नॉर्थ कॉर्निफेरस के बाद हमारा आता है टेम्परेट ब्रॉड लीफ। नॉर्थ कॉर्निफेरस 10 डिग्री एंड 15 डिग्री में हमारा हो गया टेम्परेट ब्रॉड लीफ। एंड जस्ट यहाँ पर बगल कर देते, ये भी 15 डिग्री होगा, ये भी 15 डिग्री होगा। एंड सब में डिफरेंस है पानी का, पानी का डिफरेंस है यहाँ पर हमारा कितना 50 भी नहीं जाता होगा, 20 जाता होगा। एंड यहाँ पर हम लोग को ना हर चीज को डिटेल में करना है रेसिपी के लिए। देन यहाँ पर हमारा 100 जा रहा है, 100 ठीक है। देन यहाँ पर हमारा 50 जा रहा है, 50। तो यहाँ पर पानी कितना हुआ टुंड्रा में? 50 हुआ। टेम्परेचर कितना हुआ टुंड्रा में? माइनस माइनस ही में होगा, नेगेटिव होगा टुंड्रा में टेम्परेचर, तो नेगेटिव होगा। तो ऐसे करके आपको लोगों को समझना है इस पूरे चार्ट को, क्लिमोग्राफ का, उसमें क्वेश्चन आएगा तो बना लेना है। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप नॉर्थ कॉर्निफेरस याद रखें जो कि मेन है बीच का, तो आप सब कर लोगे अपने बुद्धि से, सब कर लोगे अपनी बुद्धि से। ये हो गया। अब हम लोग को ये पढ़ना है जोन ऑफ अ लेक, ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है बट आया नहीं। सो यहाँ पर हमारा होता है लिथोरल जोन, लिमिनेटिक जोन। मतलब इसके बाहर हमारा जहाँ पर पूरे प्लांट्स खत्म हो जा रहे हैं वो होता है लिमिनेटिक जोन। फोर्टिक जोन, अफोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन मतलब कि जहां तक लाइट जा पा रहा है, पेनिट्रेट कर पा रहा है ना। फोर्टिक जोन मतलब जहां लाइट साफ ही नहीं जा पा रहा है। एंड पेलाजिक जोन, पेलाजिक जोन इज बोथ फोर्टिक जोन एंड अफोर्टिक जोन। ओके। एंड मरीन का भी वही सेम है। मरीन में बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, लिथोरल एंड लिमिनेटिक की जगह यहाँ पर बोला जाएगा निराटिक एंड ओशनिक। अब देखो मरीन का हाइट, अब बीचेस में जाता है, बीचेस में यहाँ तक होते बेसिकली, यहाँ तक, वो यहाँ तक आता है। बट यहाँ से आगे क्या स्थिति देखो, डायरेक्ट यहाँ, समझ आया? सो पेलाजिक जोन पूरा हुआ, 40 का 40 हुआ। डिफरेंस क्या है? निराटिक जोन एंड ओशनिक जोन, निराटिक जोन एंड ओशनिक जोन। और यहाँ पर क्या हमारा लिथोरल जोन और लिमिनेटिक जोन, लिथोरल जोन और लिमिनेटिक जोन, लिथोरल जोन और लिमिनेटिक जोन, लिथोरल जोन और लिमिनेटिक जोन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को लेक को उसके न्यूट्रिएंट के बेसिस में पढ़ना है। सो लेक्स on the basis of nutrients, so देखो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स क्या होता है? जहां पर लेस न्यूट्रिएंट हुआ और मोर ऑक्सीजन हुआ। अब आपको मुझे समझाना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओलिगोट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या ऑक्सीजन ज्यादा है और एनपीके कम है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, वो कम, यानी न्यूट्रिएंट कम है। अब देखो फील करो, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो मछलियाँ खुश हो जाएगी, मछलियाँ खुश हो जाएगी, वहाँ ऑक्सीजन कितना ज्यादा है। और न्यूट्रिएंट कम होगा तो एल्गी कम आएगा, न्यूट्रिएंट कम होगा तो एल्गी कम आएगा, और अपने आप एल्गी कम आएगा तो ऑक्सीजन का यूज कोई नहीं करेगा ना, अपने आप ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, अपने आप ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। सर ओलिगोट्रॉफिक लेक इज गुड फॉर फिशेस। यूट्रॉफिक लेक इज अपोजिट, जहां पर हमारा ऑक्सीजन कम है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है, बिकॉज ऑफ यूट्रॉफिकिज्म। यूट्रॉफिकिज्म क्या होता है यार? यूट्रोफिकिज्म। अब देखो यूट्रोफिकिज्म क्या होता है? अगर हम लोग खेत में खेती कर रहे हैं, खेती करो, खेती, खेती किए, फर्टिलाइजर डाले, खेती में फर्टिलाइजर डाले, फर्टिलाइजर सारे सब गिर के आगे पानी में, ड्यू टू पानी में आ गई, इरोजन के कारण पानी में आ गई। एंड पानी में आने के कारण पानी का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ गया, पानी का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ गया। पानी का न्यूट्रिएंट कंटेंट जहां बढ़ा, देन वहां पर हमारा यूट्रोफिकिज्म प्रोसेस हुआ। देन ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यूट्रोफिकिज्म, यूट्रोफिकेशन। एंड ये प्रोसेस यहाँ पर हुआ, ठीक है। और देन यहाँ पर यहाँ अपोजिट सिनारियो हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया और एनपीके बढ़ गया, मछलियां को दुखी हो गया,
मछलियाँ को दुखी हो गया। सो यूट्रॉफिक लेक का एग्जांपल हमारा एक वेटलैंड है। यूट्रॉफिक लेक का एग्जांपल वेटलैंड है। सॉरी गाइस। सो स्टोरीज दिया हुआ है यहाँ पर। कुछ ऐसा चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग स्टोरीज बोलते हैं। चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीशीज ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। स्पीशीज ट्रांसप्लांट क्या होता है? एक स्पीशीज अगर यहाँ से वहां फ्रॉम ए टू बी जाता है, अगर एक स्पीशीज ए से बी जाता है तो वो होता है स्पीशीज ट्रांसप्लांटेशन। दैट इज द मूवमेंट। ओके, तो यार वो लोग जा रहा है तो कोई मस्ती करने तो जा रहा है, पिकनिक में तो जा नहीं रहा है। उस जाने का एक गोल होता है, उस जाने का एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो जाता है। ओके, अब ये गैमीट्स का मूवमेंट भी हो सकता है। अब ये देखो क्यों जा रहा है। फॉर फर्टिलाइजन, फॉर सर्वाइवल, फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, फॉर मैनी थिंग, सर्वाइव करने के लिए जा रहा है यार। ठीक है। सो टेम्परेचर इज अ की अबायोटिक फैक्टर। तो अगर ए प्लेस का स्थिति सर्वाइवल के लायक नहीं है, मतलब ए प्लेस में सर्वाइव करना इज मुश्किल, देन वो बी प्लेस में जाएगा एंड देन स्पीसीज ट्रांसप्लांटेशन होगा। इसका कारण क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन कारण हो सकता है, टेम्परेचर कारण हो सकता है, बहुत सारा बायोटिक थिंग्स है, सर्वाइवल कारण हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारा कुछ कुछ बात भी कैम्बल में लिखा हुआ था, वैसे ये सब नहीं आएगा तो इसे छोड़ ही दो। ठीक है, जो मैंने बताया आपको बस वो समझो कि स्पीशीज ट्रांसप्लांटेशन होता क्यों है। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की। तो हम लोग ने अभी तक फिलहाल ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की बात किया कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या बात होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में आते हैं। So air population ecology. So many scientists basically decided to study the population of a ecosystem, to study the population of the ecosystem. अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि एक इकोसिस्टम का पॉपुलेशन बताओ, एक इकोसिस्टम का पॉपुलेशन बताओ, अब क्या करोगे? सबसे पहले आप बताना होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितना ऑर्गेनिज्म है मैन। सो यार अगर बड़े मैमल से फॉर एग्जांपल हाथी, फॉर एग्जांपल जिराफ, फॉर एग्जांपल जो भी बड़े एनिमल्स है, उसको क्या करो यार, प्लेन में बैठो, प्लेन में बैठो। मान लो एक जंगल का बताना हो, जंगल में घूमते जाओ, जितना उसको पेपर में लिखते जाओ, काउंट करो, डन डन। अगर मान लो, अब अगला एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो ओक ट्री है। ओक ट्री का एक पैटर्न है, कुछ ऐसा पैटर्न में ओक ट्री लगा हुआ है। ठीक है, आपको पता है इसका एरिया कितना है? 3 × 3 के एरिया में लगा हुआ है, 3 × 3 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगा हुआ है। 3 मीटर है, ये 3 मीटर एरिया है। सो 9 मीटर स्क्वायर एरिया में, 9 मीटर स्क्वायर एरिया में ये ओक ट्री का प्लांटेशन किया हुआ है। आप क्या करोगे? आप सिंपली दिमाग लगाओगे। आप आप लोगे एरिया, क्या लोगे? आप लोगे 2 × 2 मीटर एरिया। ये हुआ 2 × 2 मीटर एरिया। 2 × 2 मीटर एरिया को कैलकुलेट करो, दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। एंड आपने यहां पर देखा कि अगर 2 मीटर मैं ले रहा हूं, अगर 2 बाय 2 मैं ले रहा हूं तो 4 आ रहा है। सो 1 बाय 1 में कितना आएगा? सो 3 बाय 3 में कितना आएगा? मतलब बेसिकली अगर वो एक होमोलॉजी में, मतलब एक प्लांटेशन एक सीक्वेंस में है, तो हम लोग को कुछ पर्टिकुलर का निकालना है, उसके रेस्पेक्ट में आएगा निकालना है। बेसिक में समझ आ गया? इतना बेसिक में समझ आ गया, देन क्लियर है, देन क्लियर है मैन। टिक मारो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और बेसिस क्या, पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन, मतलब मेनी ऑर्गेनिज्म डू डिफरेंट एफर्ट्स टू सस्टेन देयर लाइफ। एंड यार एक बात तो बताना चाहिए ही कि ऑर्गेनिज्म ये भाई जी जान लगा देता है, जी जान लगा देता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, जी जान लगा देता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। उसको हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे। सो यार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, ग्रुप्स में रहता है, ग्रुप्स में रहता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर। कुछ प्लांट यार ऐसे ऐसे केमिकल करता रिलीज जिससे उसके बगल वाले प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, समझ रहे हो यार? ऐसा केमिकल जिससे बगल वाले प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, समझ रहे हो ना? ये हुआ। और फिर देखो हैविंग गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ऐसा जगह रहता है ये सब जहाँ पर बहुत खाना है, ये सब उसकी खाना है। देन पेंगुइन्स क्या करते हैं यार, एक पर्टिकुलर वे में रहते हैं टू मेंटेन देयर वो टेम्परेचर। आप देखो ये हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे एक सर्वाइवल कर्व। सो देखो यार, द स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स अ कांस्टेंट डेथ रेट। मतलब सर्वाइवल कर्व क्या होता है यार? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स नंबर ऑफ सर्वाइवर्स बाय द एज। सो यार सर्वाइवल कर्व को समझते हैं कुछ ऐसे, कितना सर्वाइव कर रहा है बाय एजेस। मतलब देखो यार, जन्म लिया 1000, जो भी है, फीमेल बेडिंग ग्राउंड को भी है, सब कैम्बल का है। 1000 जन्म लिया, 2 साल के बाद वो 100 लगभग 110 के में आ गई है। 3 साल के बाद वो 100 में आ गया। एंड आप देख सकते हो 8 साढ़े 8 साल तक सब मर जा रहा है, सब खत्म खल्लास। हम्म। तो यार कुछ एक इंडिकेट कर रहा है ऐसा कांस्टेंट स्लोप, तो ये सर्वाइवल कर्व है। बट हमारे ह्यूमंस कुछ ऐसा नहीं है। हमारा ह्यूमंस का कर्व अचानक से एक रैपिड, एक टेंजेंट यहाँ पर बनता है टू 80 ईयर, और ये ग्राफ खत्म होता है यहाँ पर। मतलब कि कुछ ऐसा स्लोप है हमारा। तो ये हमारा को एक सर्वाइवल ग्राफ हम लोग को बताना था आपको, मुझे, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, इसको पढ़ने के बाद हम लोग को कुछ वर्ड्स पढ़ना है। एंड पढ़ते हैं, चलते हैं। सो लेट्स डू इट। चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। सर एनसीईआरटी में हम लोग को दिया हुआ है चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन अपॉन टाइम। चेंज इन पॉपुलेशन साइज क्या हुआ? पॉपुलेशन अपॉन टाइम, दैट इज dn अपॉन dt इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब हम क्या करते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को r मानते हैं, मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लिए। सो और ये पर कैपिटा हुआ r डेल्टा टी, पर कैपिटा हुआ r डेल्टा टी। सो सिंपली आपको इक्वेशन याद रखो, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn हो गया। बट ये जो dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn है, ये एक एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन को शो करता है। ये एक एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन को शो करता है। सो 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 हम लोग का जो पॉपुलेशन वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो लॉजिस्टिक है। मतलब कुछ ऐसा, इसको याद कर लो यार। dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn तो है ही, ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k, ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k, वेयर k इज द कैरिंग कैपेसिटी, फिर k इज द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसा है यार, डायरेक्ट ग्राफ ऐसे जा रहा है, डायरेक्ट ग्राफ ऐसा जा रहा है। बट यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या हो रहा है? कोई के आ रहा है जहां पर हमारा ग्राफ जाके एक स्टेबलाइज कर रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, एंड दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। अभी क्यों है वो समझो यार, आप खुद ही देखो, डायरेक्ट पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकता, पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट। पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट मतलब फूड खत्म हो गया, पॉपुलेशन अपने आप डिक्लाइन कर जाएगा मैन। फूड खत्म हो गया, प्रे खत्म हो गया, कुछ मान लो तूफान आ गया, हीट बढ़ गया, वो खत्म हो जाएगा अपने आप पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, इसीलिए एक लॉजिस्टिक ग्राफ को शो करता है। हम लोग को ये सब तो पढ़ना ही है, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, देन टर्म्स है, कुछ टर्म्स है, इंटरेक्शंस के बारे में देखना है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शन, देन इकोसिस्टम हमारा आएगा। और इकोसिस्टम में रिसाइकलिंग एंड इकोसिस्टम के बाद हम लोग को पॉपुलेशन पढ़ना है। फिर हमारा एनसीईआरटी का भी नोट्स है। तो इतना चीज़ इसमें है भी चैप्टर में। देखो यार, ये नोट्स बहुत सबसे डिटेल नोट्स हमारा है, तो यार इसको समझ लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यार सिंपली यार वेट किसका कर रहे हो? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मुझे कोई इंस्टा में मैसेज करो, इंस्टा आईडी लिखना है तो लिख लो यार, तनिष्क अंडरस्कोर मास, यहाँ मैसेज करो, मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। कुछ नहीं हो रहा है, यूट्यूब में कमेंट करो, मैं हर कमेंट के रिप्लाई विद इन 2 से 3 आवर्स दे दूंगा, विद इन 2 से 3 आवर्स दे दूंगा। ओके, सो करते हैं अगला टॉपिक को स्टार्ट। ओके, सो इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ इट शोज दैट, यार बता ही दिए कि एक जगह आपका स्लोप रुक जाता है, काम करता है अपना। सो वेल फोकस ऑन द 3 थिंग्स अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम लोगों को 3 चीज को समझना है इवोल्यूशन के बारे में।
सो एट विच एज इट स्टार्ट रिप्रोडक्टिंग। सो यार हम लोगों को सही बता रहे हैं, इवोल्यूशन में तीन बात को समझना है कि कौन से एज में वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, दूसरा वो कितनी बार रिप्रोडक्शन कर सकता, हाउ ऑफन, एंड एक बार में कितना नंबर ला सकता है, कितना नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ला सकता है। एंड यही तीन केसेस स्टडी है, एंड यही तीन केसेस एक पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन एक एरिया का पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकता है, एक एरिया का POPULATION को डिफाइन कर सकता है कि किस एज में वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, कितनी बार करेगा एक साल में, और एक बार में कितना ऑफस्प्रिंग आएगा। ये फिर दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेमी पैरिटी एंड इचियो पैरिटी। समझते हैं क्या होता है सेमी मतलब कम यार, सेमी मतलब कम, थोड़ा समझो यार। हाफ, सेमी मतलब हाफ, हाफ मतलब सिर्फ एक बार, सिर्फ जिंदगी भर में एक बार रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक बार इन द होल लाइफ स्पैन, वन टाइम बिफोर इट्स डेथ। इटियोपैरिटी इट्स मेनी टाइम, मतलब अपोजिट हुआ इटियोपैरिटी। तो सेमी पैरिटी एंड इटियोपैरिटी आपको समझ आ गया। बात करते आगे, सेमी पैरिटी इटियोपैरिटी हो गया। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ दैट हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर रिप्रोड्यूस। सो यार ये तो डिपेंड करता है, सम ऑफ द ट्रेड्स आर, देखो अभी ट्रेड्स को देखो। अगर कोई प्लांट के छोटे सीड्स है तो उसमें न्यूट्रिशन कम होगा एंड मेनी नंबर होगा, मेनी नंबर मतलब क्यों, छोटे छोटे सीड है, छोटे छोटे, ये ज्यादा होगा और न्यूट्रिशन कम होगा, मतलब कि इसमें जो भी सरवाइव कर गया, मान लो सब सीट में सिर्फ दो सरवाइव किया, सिर्फ दो सरवाइव किया, तो दो सरवाइव करेगा तो बहुत एक पावरफुल बनेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करके सरवाइव किया। तो अगर न्यूट्रिशन कम है, अगर उस सीड के अंदर न्यूट्रिशन कम जा रहा है तो उसका नंबर ज्यादा होगा। और अगर वो सीड बड़ा है, लार्ज है तो उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, उसका एंडोस्पर्म बड़ा होगा, और वो सरवाइव करेगा, अकेले इकलौता सरवाइव करेगा, क्योंकि उसको सारी तरह से फैसिलिटी दिया गया है। अगर फैसिलिटी कम रहेगा तो नंबर ज्यादा रहेगा, फैसिलिटी ज्यादा रहेगा तो नंबर कम रहेगा। ये आप समझ सकते हो। इसका एग्जांपल है डैंडिलियन प्लांट का, डैंडिलियन प्लांट का। ओके, सो एनिमल which are having too much predation rate like rat, mice and high offspring rate। यार वैसे चूहा, इसको खूब मार दिया जाता है तो इसका नंबर भी, अगर ऑफस्प्रिंग भी आएगा तो भी तो खूब आएगा, ताकि उसे मार भी दिया जाए तब भी पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। तो यार यही सब बातें हैं। देन हम लोग को अगली बात बताते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन रेट सब मैटर करता है। आपको ये क्या है, दो वर्ड आपको बताता हूँ, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आपको पता है कि ए से बी, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री गया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से कोई आदमी चल के यूएस चल गया, इंडिया हमारा कंट्री है, यूएस चल के दूसरे कंट्री में, तो वो हो गया, वो पीपल हो गया माइग्रेट कर दिया, वो माइग्रेट कर दिया इंडिया से। बट यूएसए का कोई अपना, यूएसए का कोई आदमी इंडिया आ गया रहने के लिए, तो हो गया इमिग्रेशन फॉर अस, इमिग्रेशन फॉर अस। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सेट्रा। सम पॉपुलेशन सो फ्लक्चुएशन इन साइज, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। चलो अब बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की। सो यार ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग वे टू फास्टर देन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन करेंट। भाई साहब, भाई साहब, ह्यूमन पॉपुलेशन एक एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन से भी ज्यादा फास्टर ग्रो कर रहा है। अर्थ का पॉपुलेशन यार 7.6 बिलियन है, मेरे ख्याल से 8 बिलियन हो गया अभी, 8 बिलियन हो गया है। आप देख सकते हो जस्ट विद इन द स्मॉल ईयर स्पैन, ये देख सकते हो ग्राफ, ह्यूमन पॉपुलेशन का कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। सो यार, बट फ्रॉम द 5 डिकेड ये थोड़ा सा आराम से ग्रो कर रहा है। यूरोपियन कंट्री पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ऑल्सो। सो ये हुआ हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन का पाथ। अब हमारा आएगा कम्युनिटी इकोलॉजी, फिर कुछ टर्म्स। सर कम्युनिटी इकोलॉजी से आगे जितना भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये 2 से 3 लेक्चर लग जाएगा कंप्लीट करने में इसको। और आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके सर, वीडियो को लाइक करो तो सब लाइक करना वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार प्लीज़। ठीक है यार, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।